Like the video, subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates. हेलो नमस्कार, मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, वादे के मुताबिक लेकर आ चुका हूं मैं बेसिक इकोनॉमिक्स का पार्ट सेकेंड। ठीक है, तो देखिए, इसके पहले के पार्ट में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, साथ ही साथ मुद्रा के बारे में बात हुआ था, यानी मनी के बारे में, उसका ओरिजिन कैसे हुआ था। मुद्रा के पहले हम लोग बार्टर सिस्टम पे डिस्कशन कर रखे थे, तो इन सब चीजों पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जाकर देखिए, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्योंकि आज के सेशन में हम लोग को डिस्कस करना है अर्थशास्त्र के दूसरे पार्ट के बारे में। तो देखिए, इसके पहले के वीडियो में मैंने जहां तक आपको क्या बताया था अर्थशास्त्र के बारे में, कि मानव की आर्थिक गतिविधियां जहां भी होंगी वो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में कंसीडर की जाएंगी। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र। या इसको ऐसे भी मैंने कहा था आपसे कि आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन जहां किया जाता है वो अर्थशास्त्र में आता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी के एक स्टेप आगे, यानी कि अर्थशास्त्र के प्रकार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं उसी को। आपको पहला स्लाइड दिख रहा होगा आपके बोर्ड पर इकोनॉमिक्स के पार्ट के बारे में, यानी कि प्रकार या टाइप्स के बारे में। इसमें दो तरह के प्रकार आपको दिख रहे होंगे। एक आपको दिख रहा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो को मैं इन शॉर्ट में MI लिख रहा हूं। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स दूसरा दिख रहा होगा जिसको इन शॉर्ट में मैं MA लिख रहा हूं। MI और MA, MI को हिंदी में क्या कहते हैं, व्यष्टि, या इसको हिंदी में और क्या कह सकते हैं आप, सूक्ष्म, छोटा। ठीक है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, छोटा, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, बड़ा, बृहद, इसको समष्टि भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब है क्या ये, जरा इसको देखिएगा। तो माइक्रो और मैक्रो के बीच का डिफरेंस जो है ना, वो एक छोटा सा पॉइंट है। क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही छोटे नैरो लेवल पर इकोनॉमिकल एक्टिविटी की बात करता है। ठीक है, और ये ब्रॉड लेवल पर इकोनॉमिकल एक्टिविटी की बात करता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब मानव की इकोनॉमिकल एक्टिविटी, ह्यूमन की इकोनॉमिकल एक्टिविटी छोटे लेवल पर होती है तो वो MI का हिस्सा होता है, और अगर वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी बहुत बड़े लेवल पर कंसीडर किया जाए तो वो MA का हिस्सा होता है। जैसे हम अगर ये कह दें कि कोई एक व्यक्ति कमाता है, कोई भी तरह से किसी भी तरीके से अर्निंग जनरेट करता है, तो उस जनरेट किए गए अर्निंग से वो जो भी खर्च करता है वो सब क्या है, उसकी इकोनॉमिकल एक्टिविटी। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, किसी एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल की अगर बात कर रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा, MI में, है ना। और अगर हम कहीं इंडिविजुअल की बात ना करके हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें, हमारे देश में सभी कमाने वाले लोग, ठीक है ना, ऑल अर्निंग पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, तो हम उसकी बात कर रहे होंगे MA की, है ना। तो बेसिक डिफरेंस आपको और भी बेहतर तरीकों से समझ में आएगा। इसके डिफरेंसेस को मैं एक करके आपके बीच में समझा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बार इस दोनों का डेफिनेशन हो जाए। तो डेफिनेशन जरा देखते हैं, अगले स्लाइड में आपको दिखेगा। सबसे पहले आपको क्या दिखने वाला है अगले स्लाइड में, माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ रहे होंगे, इसमें आप देखेंगे सबसे पहला पॉइंट मैंने लिख रखा है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों यानी उपभोक्ताओं, परिवार, उद्योग, फर्मों के व्यवहार और प्रदर्शन पर केंद्रित है। मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं एक छोटे से पार्ट की बात करता है, इंडिविजुअल की बात करेगा, है ना। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, किसी कंपनी या फर्म की बात करेगा। ठीक है, किसी कंपनी या फर्म की बात करेगा, एक फैमिली की बात करेगा, किसी एक कंज्यूमर की बात करेगा। तो जब छोटे लेवल पर इकोनॉमिकल एक्टिविटी की बात की जाती है तो किसमें आ जाता है, MI यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें MA, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसकी डेफिनेशन आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखेगी, अगले स्लाइड पे आप देखेंगे MA की डेफिनेशन। तो MA यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्या दिखेगा कि यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित होता है, देखिएगा जरा, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय। अच्छा देखिए जरा, यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर आपको रीजनल लेवल पर बात होगी, किसी नेशनल लेवल पर बात होगी, या इंटरनेशनल लेवल पर बात होगी। तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रह गया जो यहां था, यहां पर क्या हो गया कि नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमिकल एक्टिविटी चली गई, है ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमिकल एक्टिविटी की अगर बात की जाएगी तो किसमें आ जाएगा, MA में। ठीक है,
और अगर सिर्फ और सिर्फ हम किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे होंगे, किसी एक कंपनी या फर्म की बात कर रहे होंगे, किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात कर रहे होंगे, तो किस में आ जाता है? वो आ जाता है आपका एमआई में। बेसिक डिफरेंस आपको शायद थोड़ा सा समझ में आया होगा। आगे इसी डिफरेंस के ऊपर हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं, तो वो डिस्कशन मैं करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको इसका थीम समझा रहा हूं। अच्छा, कुछ लोग के दिमाग में आ गया होगा कि सर ने एमए यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन हिंदी में दिया, इंग्लिश में क्यों नहीं दिया? तो वो अगले स्लाइड पर पहले आप उसको जल्दी से नोट कर लें। अगले स्लाइड पे आपको दिख जाएगा, वो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं इसके डिफरेंस के बारे में, ठीक है? तो डिफरेंस पर आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा क्या डिफरेंस में? सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, क्या क्या डिफरेंस है। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा होगा, यहां पर लिखा है कि यह विशेष तौर पर बाजार खंड की बात करता है। बाजार खंड का मतलब यहां क्या है, देखिएगा जरा। यहां पर मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे कि एक बाजार खंड की बात करता है, एक पर्टिकुलर मार्केट की बात किया जाता है। कहां पर? माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। लेकिन यहां पर हम पर्टिकुलर मार्केट की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पर चूंकि हो रहा है। इस वजह से हम यहां पर बात किसकी करेंगे? किसी इकोनॉमी की बात करेंगे, है ना? हम इस पर बात कर रहे होंगे पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में, होल इकोनॉमी की बात कर रहे होंगे। तो जब हम कह रहे हैं आपसे कि किसी एक पर्टिकुलर मार्केट के इकोनॉमिकल एक्टिविटी की बात की जाएगी तो एमआई में आएगा, और जब होल इकोनॉमी पूरी अर्थव्यवस्था की बात एक साथ की जाएगी, उसके इकोनॉमिकल एक्टिविटी की बात की जाएगी, तो किस में आ जाएगा? एमए में आ जाएगा, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले डिफरेंस पर आते हैं। अगला डिफरेंस देखिए क्या है आपके बीच में, इन दोनों के बीच का अगला डिफरेंस क्या है कि किसी वस्तु के मूल्य का प्रभावित होना। ठीक है, अच्छा अब देखिए जरा हम बात क्या कर रहे हैं अगले जो है स्लाइड में आपको, कि किसी वस्तु के मूल्य का प्रभावित होना। अब देखिएगा यहां पर क्या कह रहा हूं मैं, किसी वस्तु के मूल्य का प्रभावित होना। एक वस्तु का मूल्य यहां प्रभावित होगा तो एमआई में आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, पेट्रोल या डीजल का दाम बढ़ना। अब पेट्रोल डीजल तो बहुत बड़ी बात हम बोल दी, अपने भारत में तो झगड़ा यही बात होता है कि प्याज का दाम बढ़ा था, है ना? तो प्याज का दाम बढ़ जाना, तो प्याज का दाम बढ़ना ये किस में आ जाएगा? एमआई। यानी किसी एक वस्तु के दाम के बढ़ने को क्या आप महंगाई कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी एक वस्तु के दाम, उसका मामला किस में आ जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन दाम बढ़ना या घटना दोनों, प्रभावित होने का मतलब होता है बढ़ना घटना दोनों। लेकिन हम यहां पर जब आएंगे तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे होंगे? हम यहां पर एक वस्तु के बारे में बात ही नहीं कर सकते हैं। बार बार मैं बोल रहा हूं ये बड़े लेवल पर होता है, और इस वजह से हम यहां पर इकोनॉमी के में आने वाले पूरी तरीकों से इन्फ्लेशन पे बात करेंगे। और इन्फ्लेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? मुद्रा स्फीति या मुद्रा प्रसार भी कह सकते हैं आप। तो स्फीति या प्रसार को आम बोलचाल में क्या कह सकते हैं? महंगाई। ठीक, यानी हम क्या कह रहे हैं आपसे कि जब हमारे अर्थव्यवस्था में महंगाई का दौर हो, महंगाई कब होगा? किसी एक वस्तु का दाम बढ़ना, मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि किसी एक वस्तु का दाम बढ़ना महंगाई नहीं होगा। तो एक वस्तु का दाम बढ़ना महंगाई नहीं होगा, तो हम ये कह सकते हैं ना कि एक वस्तु महंगा है, हमारे अर्थव्यवस्था में महंगाई नहीं है। तो अर्थव्यवस्था में अगर महंगाई यानी इन्फ्लेशन की स्थिति होगी तो किस में आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्फ्लेशन की बात करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि छोटा अर्थशास्त्र किसकी बात करता है? किसी एक वस्तु के दाम की बात करता है, उसके प्रभावित होने पर बात करता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं, अगला इसका अंतर निकालते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस आपको क्या देखने को मिलेगा? अगला है कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल इनकम की बात करते हुए देखा जा सकता है। यहां पर आप क्या देखेंगे? यहां पर आप देखेंगे एक इंडिविजुअल इनकम, एक व्यक्ति के आय के बारे में बात होगी। ठीक है, अब इंडिविजुअल इनकम की अगर हम बात करेंगे तो इसका साफ मतलब है कि एक व्यक्ति के उसके क्रियाकलापों से जो जिस भी तरीके से वो आय जनरेट या अर्जित करता है, इनकम जनरेट करता है, वो सब किस में आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसकी बात करेंगे? एक व्यक्ति के आय के बारे में बात कर सकते हैं क्या? नहीं। यहां पर हम बात किसकी करेंगे? पूरे देश के आय की, यानी कि हम किसकी बात करेंगे? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर इसका मतलब यह हो गया कि नेशनल इनकम किसका हिस्सा? एमए यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और इंडिविजुअल इनकम किसका हिस्सा? एमआई यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का। आप कमाते हैं तो आप एमआई का हिस्सा है, लेकिन आप जैसे बहुत लोग कमाते हैं वो एमए का हिस्सा है।
क्लियर है? बढ़ते हैं अगले डिफरेंस पर। नेक्स्ट डिफरेंस आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहां पर एक लेबर के डिमांड एंड सप्लाई की बात होगी। ठीक है, एक लेबर के डिमांड एंड सप्लाई की बात आप कह सकते हैं, या फिर श्रम की आपूर्ति की बात कर सकते हैं। जैसे यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे मार्केट में लेबर या एम्प्लॉय, लेबर या एम्प्लॉय की बात हम कर रहे हैं, तो इसका साफ मतलब क्या हो जाता है कि हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल लेबर या एम्प्लॉय की क्या डिमांड है मार्केट में, कितना हद तक उस तरह के लेबर या एम्प्लॉय उपलब्ध है मार्केट में, उसकी बात किसमें होगी? एमआई में होगी। और अगर हम बात करेंगे पूरी तरीकों से अपने देश के कुल एम्प्लॉयमेंट पर, अगर हम बात करें कि हमारे देश में टोटल एम्प्लॉयमेंट कितने लोग को मिला हुआ है, तो वो किस में आ जाएगा? एमए में। पूर्ण रोजगार की स्थिति किसमें आती है? एमए में। ठीक, और किसी एक व्यक्ति के रोजगार या उसके मांग या पूर्ति की बात करें तो किसमें आ जाएगा? एमआई में। यानी इंडिविजुअल लेबर या एम्प्लॉय किसका हिस्सा है? एमए का, सॉरी एमआई का। और हमारे देश में जितने भी लोग हैं जो वर्किंग में हैं, उन सबकी गैदरिंग किस में आ जाएगी? वो सबकी गैदरिंग आ जाएगी एमए में। अंतर क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले डिफरेंस पर। नेक्स्ट डिफरेंस आपको क्या दिख रहा होगा? यहां पर व्यक्तिगत मूल्यों का अध्ययन होता है, और इसमें क्या होता है? समग्र मूल्य का। जैसे अगर ऐसे समझिए कि यहां पर क्या होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको देखने को क्या मिलेगा? इंडिविजुअल प्राइस की बात होगी या प्राइसिंग की बात होगी, व्यक्तिगत मूल्य की बात होगी। हम क्या कह रहे हैं? हम आपसे कह रहे हैं कि किसी एक वस्तु के मूल्य, सेवा के मूल्य, किसी एक व्यक्ति के आय, इन सब पर बात होगी। ठीक है, यहां पर ग्रॉस प्राइस की बात होगी, या इसको ओवरऑल प्राइस भी कह सकते हैं, एग्रीगेट प्राइस भी कह सकते हैं, जो कह लीजिए। तो यहां पर ओवरऑल प्राइसिंग की बात होती है, यहां पर इंडिविजुअल प्राइसिंग की बात होती है। तो ये भी एक बेसिक डिफरेंस है एमआई और एमए के बीच का। ठीक है, चलिए तो देखिए, मैंने आपको कई अलग अलग डिफरेंसेस, अब मैं आपको क्यों बताते चल रहा हूं, क्योंकि ये सब एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि ये किसका हिस्सा है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम किस तरह का अर्थव्यवस्था में कंसीडर किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि नेशनल इनकम किस में आएगा? एमए में। जहां भी गैदरिंग की बात आ रही होगी, बहुत सारे लोगों की बात आ रही होगी, वो किस में आएगा? एमए में। जहां इंडिविजुअल की बात आ रही होगी, वो एमआई में आ जाएगा। चलिए इसी तरीके से अगले डिफरेंस पर आते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस आपको क्या मिलेगा? वस्तु की मांग और आपूर्ति का विश्लेषण करने का मामला किसमें आता है? किसी एक वस्तु की मांग और आपूर्ति की बात कहां पर होता है? वो होता है माइक्रो में। किसी एक वस्तु की मांग और आपूर्ति की बात कर रहा हूं। अब जरा सोचिएगा, मैं अभी थोड़ी देर पहले प्याज का एग्जांपल लेके चल रहा था, किसी का भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। किसी एक वस्तु के मांग और पूर्ति का विश्लेषण या एनालाइज कहीं भी आप करते हैं तो किसमें आता है? एमआई में। और जब आपके इकोनॉमी में उपलब्ध सभी वस्तुओं और सेवाओं के डिमांड एंड सप्लाई को एनालाइज किया जाता है तो किसमें आ जाता है? एमए में। यहां फिर से देखिए गैदरिंग की बात आ गई कि एमए में क्या आएगा? एमए में गैदरिंग की बात की जाएगी। जब एक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं के डिमांड एंड सप्लाई को एनालाइज किया जाएगा तो एमए में। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के डिमांड एंड सप्लाई को एनालाइज किया जाएगा तो एमआई में। डिफरेंस क्लियर है? मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मैंने पॉइंट वाइज आपको डिस्कस करने की कोशिश की है ताकि आपको डिस्कशन में कोई भी डाउट ना हो, डिफरेंस आसानी से क्रिएट हो जाए। और ये सारे डिफरेंसेस कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में, इसके पहले के वीडियो में समझाया था इकोनॉमिक्स क्या है। आज मैं आपको समझा रहा हूं इकोनॉमिक्स के प्रकार और साथ साथ उसके बीच का अंतर, जो मैंने 1 बाय 1 आपको बताया है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए, हमने इकोनॉमिक्स आपसे डिस्कस किया, लेकिन लगे हाथ यहीं पर एक और पॉइंट आता है, इकोनॉमी या इकोनॉमी। जो लोग अक्सर लोग पढ़ते हैं वो प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम, हम देहाती लोग हैं इसलिए इकोनॉमी बोल रहे हैं भाई। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि है क्या। चलिए तो उसी पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो अगले स्लाइड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमी के बारे में। अर्थशास्त्र पढ़ लिया है, अब बात करेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था क्या है इसके बारे में 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अर्थव्यवस्था, समझिएगा
यहां भी दो पार्ट, जो कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, अर्थशास्त्र मैंने कहा था आपसे, तो उसमें भी मैंने कहा था अर्थ का मतलब होता है मनी, शास्त्र का मतलब होता है स्टडी। यहां पर क्या है, यहां पर है अर्थ मतलब मनी और व्यवस्था मतलब सिस्टम, यानी यहां पर मनी के सिस्टम के बारे में बात होगी। तो मनी अगर जुड़ गया इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी तो होगा ही होगा यहां भी, है ना, लेकिन वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी एक सिस्टम के थ्रू होगा, है ना। अब सिस्टम की जब आप बात करते हैं तो क्या सिस्टम हर जगह का कॉमन हो सकता है? ये तो पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। हर जगह का सिस्टम एक जैसा कभी नहीं हो सकता, है ना। तो सिस्टम कहीं ना कहीं एरिया वाइज जो है कहीं ना कहीं चेंज होता है, या कह सकते हैं बाउंड्री के बाद चेंज हो जाता है। यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट जो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्रिएट कर जाता है। क्या? देखिए, इकोनॉमिक्स में मैंने क्या कहा था, स्टडी ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन इज नोन एज इकोनॉमिक्स। मानव के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। लेकिन इकोनॉमी में क्या है, यहां तक कॉमन होगा इकोनॉमी में भी, मानव के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, ठीक, स्टडी ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन। साथ ही साथ अगला पॉइंट क्या जुड़ जाएगा, विच बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कंट्री, जो कि आपको यहां पर स्लाइड में दिख भी रहा होगा बोर्ड पर आपको, कि विच बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कंट्री, जो किसी एक देश विशेष से जुड़ा हो। जैसे ही देश विशेष की बात आती है बाउंड्री क्रिएट हो गई, है ना। यानी हम क्या कह रहे हैं आपसे कि अगर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज एक देश विशेष तक सीमित हो जाएं तो वो इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था का हिस्सा होगा, और जब बाउंड्रीज हटा दीजिए आप तो वो अर्थशास्त्र का हिस्सा होगा। अभी तक हम क्या कह रहे थे, इकोनॉमिकल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन, मानव के आर्थिक गतिविधि का अध्ययन। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं मानव के आर्थिक गतिविधि का अध्ययन, लेकिन कहां के मानव की? मैंने ये तो कहा ही नहीं आपसे। तो जब मैंने मानव के आर्थिक गतिविधि का अध्ययन तो बोला, लेकिन कहां के मानव के आर्थिक गतिविधि का अध्ययन बोला ये मैंने नहीं बताया कहीं से। इसका साफ मतलब हो जाता है कि यहां पर बाउंड्रीज कहीं भी निहित नहीं है, और बाउंड्रीज नहीं है तो इस वजह से ये इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा विच बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कंट्री, जैसे हम बात करें भारत, तो वो इकोनॉमी में आ जाएगा, इकोनॉमिक्स में नहीं आएगा। अच्छा, इसको एक और तरीके से समझिए। क्या आपने कभी भी मार्केट में जितने भी बुक्स देखे हो, कभी आपने इंडियन इकोनॉमिक्स किसी बुक के ऊपर लिखा हुआ देखा? कभी नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि भारत एक बाउंड्री के अंतर्गत निहित देश है, ठीक है ना। बाउंड्री के बाहर कुछ और भी देश उपलब्ध है, पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप कहीं भी देखेंगे तो क्या लिखा होगा, वहां पर लिखा होगा इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थशास्त्र नहीं, अर्थशास्त्र का हिस्सा है अर्थव्यवस्था, यानी भारत पूरी दुनिया का एक हिस्सा है ना। तो पूरी दुनिया अर्थशास्त्र और उस दुनिया का कोई एक देश अर्थव्यवस्था। मेरी बात क्लियर है? तो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, जब कहीं भी मानव की आर्थिक गतिविधियां हो लेकिन वो किसी एक सिस्टम से जुड़ी हो, सिस्टम मतलब एक देश से जुड़ी हो, एक बाउंड्री से जुड़ी हो, तो वो बन जाता है अर्थव्यवस्था। और अगर वो बाउंड्री हटा दीजिए तो अर्थशास्त्र, यानी विद इन बाउंड्री अर्थव्यवस्था, अब बियॉन्ड द बाउंड्री जाते हैं तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। क्लियर है मेरी बात? तो चलिए बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसके एक और पॉइंट पर, जो मैंने आपको बार बार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो चीजों को भी हम उजागर करते चल रहे हैं। उजागर करने का सेंस क्या है कि एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स जरूर आपके बीच में रखूंगा। तो मैंने आपको क्या समझाया कि कोई एक देश इकोनॉमिकल एक्टिविटी की बात करेगा तो किसमें आ जाएगा? अर्थव्यवस्था में, ठीक है ना। तो अब चूंकि अर्थव्यवस्था मैंने आपको समझाया, डेफिनेशन भी मैंने आपको दे दिया, अब बात करते हैं उसके प्रकार पर। तो अगला आपको यहाँ पर स्लाइड क्या मिलेगा देखने को कि इकोनॉमिक्स के प्रकार कितने हैं। 3 प्रकार का इकोनॉमिक्स आपको देखने को मिल रहा होगा, जिसमें से एक आपको मिल रहा होगा वो 3 अलग अलग आधार पर क्लासिफाइड किया गया है ना। इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमी 3 अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड है, और तीनों का पार्ट मतलब आधार है, वो बेस है। तो एक जगह पर इकोनॉमी को आधार क्या बनाया गया? इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर इकोनॉमी कैसी होती है या कितने तरह की होती है। उसी तरीके से डेवलपमेंट के आधार पर इकोनॉमी कितने तरह की होती है। और तीसरा और आखिरी होता है वो है आपका कि निवेश यानी इन्वेस्टमेंट के आधार पर इकोनॉमी कितने तरह की होती है। तो इन तीनों को हम लोग 1 बाय 1 करके समझते हैं, ज्यादा बेहतर तरीकों से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बिहाफ पर इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। टेक्निकल टीम थोड़ा स्लाइड आप बोर्ड से हटाएंगे तो पूरा जगह मुझे मिलेगा, ठीक। थैंक यू सर। देखिएगा, मैं पहले बात कर रहा हूं इंटरनेशनल ट्रेड के आधार पर। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने तरह की होती है, इस पर जरा बात करते हैं। देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर अर्थव्यवस्था जो है वो 2 तरह की होती है। कौन कौन सी?
एक होता है आपका ओपन इकोनॉमी और दूसरा होता है क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कि एक होता है आपका खुली अर्थव्यवस्था और एक होता है बंद अर्थव्यवस्था। अच्छा, अब दोनों का मीनिंग क्या है जरा समझिएगा। ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या है? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके देश की सरकार आयात या निर्यात, देखिए यहां पर क्या, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आयात या निर्यात अलाउ करता हो। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूं, आयात या निर्यात अलाउ करता हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों में से कोई एक या दोनों अलाउ करता हो। कोई भी देश ओपन इकोनॉमी कब बनेगा? जब उस देश की सरकार आयात या निर्यात दोनों में से कोई एक काम करती हो या दोनों काम करती हो, तो वो कहलाएगी ओपन इकोनॉमी। ठीक है, अब यही को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें और हम क्या कह दें कि जब किसी देश की सरकार, अब देखिए यहां पर मैंने और लिखा था, यहां पर मैं लिख रहा हूं एंड। ठीक है, मतलब जब किसी देश की सरकार आयात और निर्यात दोनों में से कोई भी चीज अलाउ ना करती हो, ना तो आयात करती हो ना ही निर्यात करती हो, दोनों में से कोई भी एक करेगी तो ओपन इकोनॉमी में आ जाएगी, दोनों करेगी तो ओपन में आएगी, या कोई एक करेगी तो भी ओपन में आएगी। अगर दोनों का दोनों उनके यहां बैन हो, अलाउड ना हो, यहां देखिए नॉट वर्ड इसीलिए लगा है और एंड भी लगा है, तो जब किसी देश की सरकार आयात और निर्यात यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों, क्या दोनों अलाउ ना करता हो, तो वो क्या बन जाएगा? क्लोज्ड इकोनॉमी। अंतर समझ में आया दोनों का? अब देखिए, क्योंकि मैंने ओपन और क्लोज्ड आपको बताया, अब यहां पर एक चीज और समझेंगे आप। क्या समझेंगे? अगर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा हो कि सर ये बताइए कौन सा देश क्लोज्ड इकोनॉमी में अब तक आ रहा होगा, तो देखिए फिलहाल के लिए हमें जो अभी तक की जानकारी है उसके हिसाब से वर्तमान समय में कोई भी देश इस समय क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है। ये मात्र एक मोह माया और मिथ्या है अभी तक के लिए। आप कहेंगे सर नॉर्थ कोरिया सुना था हमने, बिल्कुल आपने सुना था और सही सुना था, लेकिन सुना था, अब नहीं है, अब वो भी ओपन इकोनॉमी में आता है। ठीक है, मैंने चूंकि कहा ना कि दोनों काम करेंगे, कोई एक काम करेगा तो भी ओपन में आएगा, तो ओपन है तो है। ठीक, तो फिलहाल के लिए क्लोज्ड इकोनॉमी वर्तमान समय में कोई भी देश नहीं है। दोनों के बीच का डिफरेंस और क्या है, सारी चीजें मैंने आपको बताया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसके अगले क्लासिफिकेशन पर। अगला जो क्लासिफिकेशन है उसका आधार क्या है? डेवलपमेंट। देखिए जरा, विकास के आधार पर, अब विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था देखिए, अगर देखा जाए तो आपके यहां पर तीन तरह की अर्थव्यवस्थाएं विकास के आधार पर होती हैं। कौन कौन सी जरा देखते हैं। एक आपकी होती है डेवलप्ड इकोनॉमी, यानी कि विकसित अर्थव्यवस्था। एक होती है डेवलपिंग इकोनॉमी, यानी कि विकासशील अर्थव्यवस्था, और एक होती है आपकी अंडर डेवलप्ड, यानी कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप, इनको डी प्लस कंट्री कहा जाता है, इनको डी कहा जाता है और इनको डिनोट करते हैं डी माइनस से, यानी ऐसे देश जिनको डी प्लस यानी विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाएगा, जो डी में है उनको डेवलपिंग कहा जाएगा, और जो डी माइनस में है वो अंडर डेवलप में आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक माइंड गेम ये है कि कौन सा देश किस कैटेगरी में आएगा, डेवलप में कौन आएगा, डेवलपिंग में कौन आएगा, या अंडर डेवलप में कौन आएगा, ये तय करने का पूरा पूरा मामला किसके पास है? वर्ल्ड बैंक के पास। वर्ल्ड बैंक पूरा का पूरा अधिकार रखता है कि कौन सा देश किस में आएगा, वो क्लासिफाइड करेगा, अपने हिसाब से वो क्लासिफाइड करेगा किसको किस में रखना है। ठीक है, लेकिन अब आप ये कहेंगे सर इसका कोई पैरामीटर होता होगा, तो बिल्कुल होता होगा पैरामीटर, लेकिन वो पैरामीटर क्या है ये वर्ल्ड बैंक ने अभी तक कभी डिस्क्लोज नहीं किया है, तो मैं भी आपसे डिस्कस उसके बारे में नहीं कर सकता हूं।
इतना कह सकता हूं कि फिलहाल हमारा देश किसमें है, डेवलपिंग इकोनॉमी में, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में आता है। ठीक है, अब कौन सा देश किसमें आएगा ये तय करेगा वर्ल्ड बैंक, कब किसको किसमें रखा जाएगा ये भी तय करेगा वर्ल्ड बैंक। मेरी बात क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं इसके तीसरे और आखिरी क्लासिफिकेशन के बारे में। और तीसरा और आखिरी क्लासिफिकेशन क्या है, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट के आधार पर। देखिए जरा, इन्वेस्टमेंट के आधार पर अगर बात करें तो यानी कि निवेश के आधार पर, तो निवेश के आधार पर अभी अर्थव्यवस्थाएं तीन तरह की होती हैं। एक होता है सोशलिज्म इकोनॉमी या सोशलिज्म इकोनॉमी भी पढ़ते हैं इसको, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, दूसरा होता है कैपिटलिज्म इकोनॉमी या कैपिटलिज्म इकोनॉमी भी पढ़ते हैं इसको, और ये होता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, और तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये तीन तरह की अर्थव्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी, किसके आधार पर, इन्वेस्टमेंट के आधार पर। ठीक है, अच्छा, अब कब किसी देश को सोशलिज्म, कब किसी देश को कैपिटलिज्म और कब किसी देश को मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाएगा। देखिए, सोशलिज्म इकोनॉमी कब कहा जाएगा, जब किसी देश के जो भी सेक्टर्स हैं वो किसके अंडर में गवर्न होती हैं या परफॉर्म करती हों, गवर्नमेंट के अंडर में। गवर्नमेंट के बनाए गए गाइडलाइन और पॉलिसीज को फॉलो करने वाली जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो किसमें आती हैं, सोशलिज्म इकोनॉमी या समाजवादी अर्थव्यवस्था में। अब चूंकि गवर्नमेंट वहां पर सारे पॉलिसीज को, सारे लॉ एंड ऑर्डर को तय कर रही है, तो हम इसको और भी क्या कह सकते हैं कि वहां का सभी सेक्टर किसमें परफॉर्म करता है, पब्लिक सेक्टर के अंडर में, है ना। अच्छा, आपको नाम से कैसा समझ में आ रहा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी मतलब समाज को ध्यान में रखा जाएगा, समाज के लोगों को ध्यान में रखा जाएगा, समाज में उपस्थित लोगों के वेलफेयर और उनके कन्वीनियंस को फोकस किया जाएगा, सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। और वो ध्यान रखने का ठेका ही किसने ले रखा है, गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं। इस वजह से इस अर्थव्यवस्था में सब कुछ तय करने का जिम्मा भी किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप बात कर लीजिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, तो वो जस्ट इनवर्स होता है, अपोजिट होता है सोशलिज्म इकोनॉमी से। अब जैसे हम ये क्या कह रहे हैं इसमें कि यहां पर सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था, किसमें, सोशलिज्म में। कैपिटलिज्म में क्या होगा, यहां पर कुछ भी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होगा, यानी ये नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत परफॉर्म करती है, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, चूंकि इसको हमने पब्लिक सेक्टर कहा, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, प्राइवेट सेक्टर। ये पब्लिक सेक्टर है, ये प्राइवेट सेक्टर। यानी कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीकों से पब्लिक सेक्टर के अंडर में आती हो तो वो सोशलिज्म इकोनॉमी, जब किसी, या आप कह सकते हैं 100% सोशलिज्म इकोनॉमी, और जब किसी देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीकों से प्राइवेट सेक्टर के अंडर परफॉर्म करती हो तो वो किसमें आ जाएगी, 100% कैपिटलिज्म इकोनॉमी। ठीक, यहां पर सरकार का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली नहीं होता है। ठीक है, गाइडलाइंस या लॉ एंड ऑर्डर से सब चीजें जो है बनाने का अधिकार सरकार को नहीं होता है पूरी तरीकों से। ठीक है, अब देखो, अब चूंकि आप कहोगे सर 100% सोशलिज्म इकोनॉमी मतलब सब कुछ सरकार तय कर रही होगी, तो ऐसा कोई देश है क्या, बिल्कुल है, चाइना, ठीक, रसिया, टर्की, ऐसे देश जहां, या फिर नॉर्थ कोरिया, ऐसे देश जहां पे सब कुछ सरकार तय कर रही है, उनके हाथ में ही सब कुछ है, बाकी किसी और को कोई अधिकार नहीं है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि वहां पर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म नहीं करेंगी, यहां नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करेंगी, लेकिन वो किसकी गाइडलाइन फॉलो करेंगी, गवर्नमेंट की। ठीक ना, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि सोशलिज्म इकोनॉमी में जो गाइडलाइन है, जो काम करवाने का तरीका, ये सारी चीजें किसके अंडर में होंगी, सरकार के अंडर में। अब वहीं पर हम बात करें 100% कैपिटलिज्म इकोनॉमी, तो जहां पर सरकार इन्वॉल्व होती ही नहीं है। जैसे आप यूएसए की बात कर लीजिए, आप कनाडा की बात कर लीजिए, जापान की बात कर लीजिए, ऐसे देश इसमें आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि हम लोग बनारसी हैं, भारतीय हैं, तो अपने भारत में तो एक चीज चलता है, जुगाड़, उस टेक्नोलॉजी पर भी आते हैं। और वो जुगाड़ का टेक्नोलॉजी ये कहता है कि सर 100% जरूरी है क्या, नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो जरा सोचिए कि यहू में खा लें, यहू में खा लें, यहू तो हो सका, बिल्कुल खाइए। तो अगर किसी देश की इकोनॉमी कुछ हद तक पब्लिक सेक्टर के अंडर में हो और कुछ हद तक प्राइवेट सेक्टर के अंडर में, ठीक,
यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था कुछ हद तक पब्लिक सेक्टर और कुछ हद तक प्राइवेट सेक्टर के अंदर में परफॉर्म करे तो फिर ऐसी अर्थव्यवस्था को कह दिया जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे आपका भारत किसमें आ जाता है? मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो अगर आपसे सवाल पूछे इंडिया हैज ऑप्टेड विच टाइप ऑफ इकोनॉमी, तो आपका जवाब हो जाएगा मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अच्छा, अब जरा देखिए, हमारे देश की सरकार हर चीज अपने हाथ में लेके नहीं चल सकती। रीजन, कैपिटल की कमी है। अगर जो है हमारे देश में लोगों को के बीच में जब सब कुछ उपलब्ध कराने का जिम्मा सरकार ले लेगी तो सरकार के पास इतना हद तक पैसा भी होना चाहिए। तो हमारे देश में चूंकि गरीबी ज्यादा है, या कह सकते हैं अर्निंग पर्सन कम है, उसमें भी लोगों को रिबेट चाहिए, तो टैक्स पेयर्स की संख्या कम है। अब जब टैक्स पेयर की संख्या कम होगी तो सरकार की अर्निंग लो होगी, इसकी वजह से सरकार हर क्षेत्र को अपने अंडर में लेके नहीं चल सकती। अच्छा, अगर हम कैपिटलिज्म इकोनॉमी की बात करें तो यहां पर सरकार क्या पूरी तरीके से फ्री छोड़ सकती है हमारे देश को, प्राइवेट सेक्टर को सब कुछ दे सकती है? तो ये भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सरकार ये भी देख रही है कि हमारे देश में अवेयरनेस कम है। जब लोगों के बीच में जागरूकता कम होगी तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी कम होगी, है ना, और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी अगर कम हुआ तो ऐसे केस में लोगों का शोषण या हरेसमेंट शुरू होने का डर होगा। तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं लेके जा सकते। क्यों? क्योंकि सोशलिज्म इकोनॉमी किसको फेवर करता है? लोगों के वेलफेयर को। और ये किसको फेवर करता है? ये फेवर करता है प्रॉफिट को। तो अगर प्रॉफिट बेस्ड एक्टिविटी हर जगह आप करने लगेंगे तो भी तो प्रॉब्लम है। तो प्रॉफिट बेस्ड एक्टिविटी हर जगह कर नहीं सकते हैं, सरकार ये भी कह रही है। क्यों? क्योंकि हमारा देश अभी बहुत आगे नहीं बढ़ा है, पिछड़ापन है हमारे देश में कई जगहों पर। तो इस वजह से सरकार क्या कहती है कि जिन क्षेत्रों में पिछड़ा होगा मामला, जिन क्षेत्रों में अवेयरनेस कम होगा, जिन क्षेत्रों में लोगों की जागरूकता कम होगी, लोगों के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जहां कम होगा, जहां फाइनेंशियल अवेयरनेस कम होगा, उन क्षेत्रों को सरकार कैरी करेगी, यानी गवर्नमेंट अपने अंडर में लेके चलेगी, पब्लिक सेक्टर के अंदर में वो क्षेत्र आएगा। और जहां सरकार को लगता होगा कि नहीं यहां पर काम हो चुका है, यहां पर लोगों को इतनी जानकारी है, इतनी जागरूकता है कि लोग अपना ऊंच नीच समझ सकते हैं, वहां पर सरकार किसको कहती है? भैया प्राइवेट सेक्टर तुम अपने हिसाब से काम करो। अब ऐसे समझिए, गांवों में आपको क्या लगता है फाइनेंशियल अवेयरनेस कितना हद तक सही है या कितना ज्यादा है? तो बहुत ज्यादा नहीं है। लोगों को नहीं पता है अपने अधिकार के बारे में, खासतौर से बैंकिंग अवेयरनेस बहुत कम है। और इस वजह से आप कभी नहीं देखेंगे, इस बात को नोटिस करिएगा, आप कभी नहीं देखेंगे कि ग्रामीण यानी रूरल एरियाज में आपको प्राइवेट बैंक देखने को मिले। क्यों? सरकार ने कहा हम अप्रूवल नहीं देंगे आपको। वहां पर जब फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है, आप जाकर वहां पर लोगों के बीच में अपनी पॉलिसीज थोप दोगे, लोगों का हरेसमेंट शुरू होगा, लोगों को बैंकिंग के बारे में जानकारी अभी नहीं है और आप वहां पर अपने चार्जेस थोप दोगे तो दिक्कत होगी। फिर लोग सही तरीकों से बैंकिंग को समझ ही नहीं पाएंगे और उनके नजर में क्या हो जाएगा? नेगेटिव पार्ट आएगा बैंकिंग को लेकर। इस वजह से गवर्नमेंट क्या कहती है कि वहां पर सिर्फ सरकार जाएगी। तो आप देखिए वहां पर सिर्फ सरकारी बैंक देखने को मिलता है, गवर्नमेंट बैंक देखने को मिलता है। लेकिन क्या आपके देश में मारुति सुजुकी कितने रुपए में अपनी गाड़ी या अपने व्हीकल बेचेगी, ये बात सरकार तय करेगी या करती है? बिल्कुल नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो 4 लाख 5 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए लगा के गाड़ी खरीदना चाहता है या खरीद रहा है, उसको अपने ऊंच नीच के बारे में सब पता है भाई। वो सब जानता है कि वो कहां पर उसका हरेसमेंट है, कहां नहीं है। तो उतना पैसा रखने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं अवेयर भी होगा अपने अधिकारों को लेकर, अपने राइट्स को लेकर। इस वजह से सरकार वहां इन्वॉल्व नहीं होती है। अंतर समझ में आ गया? तो ये 3 बेसिक डिफरेंसेस आपको बताया मैंने इन्वेस्टमेंट के आधार पर। भारत किसमें आता है? मिक्स्ड इकोनॉमी में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रकार समझ में आया होगा। जो बातें मैंने आपको एक एक करके समझाई हैं वो सारी एग्जाम ओरिएंटेड थी और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे सवाल करें कि इनमें से क्या मिक्स्ड इकोनॉमी की पहचान होती है, ठीक, तो अब वहां पर ऑप्शन क्या दे देगा? वो देश जहां पर सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हो, वो देश जहां सब कुछ पब्लिक सेक्टर जो है मैनेज करता हो, या फिर वो क्षेत्र जहां पर पहला और दूसरा दोनों चीजें यानी कि पब्लिक प्राइवेट मिलकर काम करती है। ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो जो पब्लिक प्राइवेट दोनों मिलकर काम करेंगे तो मिक्स्ड में आ जाएगा। ठीक है, जहां पर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होगा वो 100% कैपिटलिज्म में आ जाएगा। जहां पर सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर में होगा वो 100% किस में आ जाएगा? कैपिटलिज्म में, सॉरी सोशलिज्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं ताकि एग्जाम में जो भी तरह के क्वेश्चंस आए वो आप आसानी से कर ले जाएं। ठीक है, तो ये मैंने आपको 1 बाय 1 समझाया है इसके प्रकार के बारे में। इस वीडियो में मैंने आपको यही बताने की कोशिश की है कि क्या क्या है इकोनॉमिक्स, कैसे कैसे आपको इसमें समझना है, ये सारी चीजें। अब इस वीडियो में एक चीज और शामिल कर रहा हूं जो अभी तक डिस्कस नहीं किया है मैंने, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, कुछ बुक्स और उसके राइटर के नाम, साथ ही साथ कुछ और भी चीजें, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट इकोनॉमिक्स के बारे में किसने बोला। ठीक है, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपसे, इसके पहले पार्ट में मैंने आपसे कहा था कि 1776 में हमारे यहां स्कॉटलैंड के रहने वाले मिस्टर एडम स्मिथ ने
एक बुक लिखा था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, एक किताब लिखा था। तो उस किताब को उन्होंने 1776 में इनॉग्रेट किया था, है ना। तो अब इन्हीं को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो इसी तरह के किताब के नाम पूछे जाते हैं कि ये किताब किसने लिखा इकोनॉमिक्स का। एक दो बहुत ही फेमस राइटर जिनकी किताब का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, साथ साथ उनके दिए गए कुछ स्टेटमेंट्स, वन लाइनर स्टेटमेंट्स, तो वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो देखिए आपको अगले स्लाइड में दिखेगा, सबसे पहले आपको एडम स्मिथ की एक बुक दिखेगी और उस बुक का नाम क्या है, उस बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। और इस किताब को कब लिखा, किसने लिखा है, एडम स्मिथ ने, ठीक है। कब लिखा, 1776 में लिखा। अच्छा, एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को क्या कहा, या एक लाइन आता है कि द साइंस ऑफ वेल्थ, धन का विज्ञान, किसने कहा है, अर्थशास्त्र के बारे में किसने कहा है, तो ये भी किसने कहा है, ये भी कहा है एडम स्मिथ ने, जो कि आपको अगले स्लाइड में देखने को मिल जाएगा। तो आप नेक्स्ट स्लाइड में वो चीज देखकर उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये आपको कहीं ना कहीं काम आने वाला, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। वैसे ही एक और बुक आती है एग्जाम में आपको देखने को, या कई बार पूछा गया है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये बुक किसने लिखा है, तो ये बुक लिखा है अल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। अच्छा, अल्फ्रेड मार्शल ने एक और स्टेटमेंट भी दिया है इकोनॉमिक्स के बारे में। क्या दिया है उन्होंने, एक स्टेटमेंट इन्होंने कहा है द साइंस ऑफ वेल्थ अलॉन्ग विद द साइंस ऑफ वेलफेयर, धन के विज्ञान के साथ साथ कल्याण का विज्ञान। ये इकोनॉमिक्स के बारे में किसने कहा, अगर ये सवाल आए तो क्या जवाब होगा आपका, अल्फ्रेड मार्शल। अच्छा, अल्फ्रेड मार्शल ने ये किताब कब लिखा था, तो अगर ये पूछे तो आप क्या बोलेंगे, 1890, ठीक है। इन्होंने ये किताब कब इनॉग्रेट किया था, 1890 में, ठीक है। मैंने अभी एडम स्मिथ की किताब का भी बताया 1776, अब अल्फ्रेड मार्शल का बता रहा हूं 1890। अच्छा, अब इसी के बाद आप बात करते हैं एक और किताब की, एक किताब आप देखेंगे अगला, अच्छा किताब से पहले एक स्टेटमेंट भी देख लीजिए जरा। अगला एक स्टेटमेंट होगा द साइंस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, विकास का विज्ञान, इसको हिंदी में कह सकते हैं। ये किसने कहा, देखिए उसके नाम के उसके उसी स्टेटमेंट नीचे नाम लिखा हुआ है, सैमुअल्सन ने कहा है द साइंस ऑफ डेवलपमेंट, किसको, इकोनॉमिक्स को। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको भी जल्दी से आप इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछा गया, इसलिए आपको ध्यान रखना है। सैमुअल्सन ने क्या कहा इकोनॉमिक्स को, साइंस ऑफ डेवलपमेंट, विकास का विज्ञान कहा, ठीक है। चलिए दो और किताब का नाम लेते हैं। एक किताब आपको मिलेगा एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये किसने कहा है, ये बुक किसने लिखी है, ये किताब लिखा है रॉबिन्स ने, ठीक है। और रॉबिन्स ने किताब लिखा कब, 1932 में। तो ईयर भी मैं साथ में आपको बताते चल रहा हूं कि किताब कब पब्लिश हुई थी, तो 1932 में किताब आई थी, रॉबिन्स के द्वारा लिखी गई, ठीक है। तो रॉबिन्स के लिखे गए किताब का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और एक आखिरी, आज की क्लास का एक आखिरी बुक का नाम जरा देखते हैं। आखिरी बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। और ये बुक किसने लिखा है, प्रोफेसर J.M. किन्स ने लिखा है। 1936 में ये बुक हमारे यहाँ पब्लिश हुई थी, ठीक है। तो ये ईयर भी आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स थे जो अभी बेसिक इकोनॉमिक्स में कवर होना चाहिए था, वो मैंने आपसे कवर किया, आपको बताया। इसके बारे में उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं साथ साथ आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जो भी यहाँ पर क्लासेस या वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं, उसके पीछे हम लोग का कड़ा मेहनत, उसके पीछे के पीछे का जो बैकग्राउंड है, मामला है, वो आप अभी नहीं शायद समझ रहे हो, लेकिन हम लोगों ने उसके पीछे एक पूरी टीम बैठा रखी है जो बैठकर काम करती है, तब जाकर आपके बीच में ये वीडियो आ पाता है। तो आपका सपोर्ट कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। चूंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपना साथ ऐसे ही निभाते रहिए, क्योंकि आपका साथ हमें आगे तक भी लेके जाएगा। ठीक, साथ ही साथ आपको एक चीज और भी यहां पर देखने को मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है। साथ ही साथ हमारे जो है यूट्यूब चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के पीछे जो सबसे विशेष आपका फायदा है वो यही है कि हम लोग डेली बेसिस पर उसमें क्विज कराते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पर आधारित होता है। तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करने वाला है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। और हाँ, आगे आप किस टॉपिक पर अपना वीडियो या इकोनॉमिक्स का वीडियो देखना चाहते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आपकी उस डिमांड को पूरी करने की पूरी कोशिश होगी हम लोग की। साथ ही साथ आप लोग अगर कहीं से भी किसी भी लेवल से हमसे संतुष्ट हैं तो कृपया दूसरों को भी बताएं हमारे बारे में। हमारी टीम या हमारा ये परिवार जितना बड़ा होगा, हमारे लिए उतनी ही सहूलियत होगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।